देखो यार, सगे संबंधी आपको कैसे भी मिले, बस पॉल हेमन के जैसे नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो इन्होंने ही रोमन रेंस को बनाया है। अब सारे एहसान भूल गए रोमन रेंस के। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ को। और पहले ही बता देता हूं कि आज की मंडे नाइट रॉ बढ़िया थी। शो को रेट करेंगे लास्ट में जाके, बट सबसे पहले शो की स्टार्टिंग चीज से ही शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमको एंट्रेंस दिखती है जे उसो की, वही वाली पूरी कॉन्सर्ट वाली फीलिंग एक बार फिर से अरीना जो है वो फील कर सकता था। सिर्फ एक ही इस समय आपको पता है जो प्रॉब्लम है जे उसो की, वो है लोगन पॉल, क्योंकि उनके साथ जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो है सीन सपाटा बनाने वाली है। आज आके उन्होंने कॉल आउट किया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज के शो के बिल्कुल ही डिफरेंट प्लान थे। और एक बार को जब जब शो के स्टार्टिंग में मैंने देखा ना, ये पूरा सेगमेंट ऐसा लगा कि बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में जे उसो और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जाने वाली है। क्योंकि लोगन पॉल को कॉल आउट करने के बाद जो बंदा निकल के आता है वो है फॉर्मर वाइजमैन और अभी सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के सगे संबंधी पॉल हेमन। जैसे ही पॉल हेमन आते हैं ना, जैसे उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन बोला, ऑब्वियसली क्राउड का रिएक्शन बहुत सही वाला था, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया था कि यहाँ से अब ये कुछ खिचड़ी पकाने वाले हैं। क्योंकि जे उसो के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो पॉसिबली उस डायरेक्शन में लीड कर सकता है। अब पॉल हेमन आते हैं और जैसे ही वो रिंग के अंदर आए ना, तो जे उसो ने सीधा ही बोला, यार जिगरा बढ़ाया तेरे अंदर, क्योंकि जो तूने मेरी फैमिली के साथ किया है उसके बाद अभी भी तेरी हिम्मत हो रही है कि तू रिंग में आके खड़े हो। और ये तो पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गया था कि एक ब्लड लाइन के टाइम पर ये दोनों लोग साथ में होते थे, क्योंकि अब वो थोड़ा ऐसे पुराने जमाने की बातें लग रही है, लेकिन इनकी भी काफी हिस्ट्री रही है। इसके बाद पॉल हेमन ने वो आर ट्राइबल चीफ करके ऐसे हाथ जोड़ के वाला जो अपना वो जेस्चर है वो भी किया, लेकिन वो सिर्फ ऐसे मॉक करने के लिए था। उसमें वो कोई सही में लॉयल्टी अपनी रोमन रेंस के लिए दिखाते नहीं है। जे उसो आके बोलते हैं कि मैंने सीएम पंक को भी और रोमन रेंस को दोनों को ही बताया था कि कैसे तू बहुत खराब आदमी है, और देख कैसे अब जाके तूने अपने जो असली रंग है वो दिखा दिए। और इसके बाद पॉल हेमन वाइजमैन ने ऐसी बातें बोली जो कि उनको पूरा एक एरोगेंट साउंड करती हैं, कि जो बंदा सेल्फ सेंटर्ड होता है उसको लगता है कि भैया सब कुछ मेरी वजह से ही है, मैं नहीं होता तो फिर ये नहीं होता, और उसको दूसरे ने उसके लिए जो किया होता है उसको वो नजर नहीं आता। पॉल हेमन कहते हैं कि देखो भैया, सबसे पहले तो जो सीएम पंक बंदा है ना, इसने मुझे डाला ही ऐसी पोजीशन में कि मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था। मैं रोमन रेंस के ऑलरेडी अगेंस्ट ही हो गया था। तो सबसे पहले वो सीएम पंक वाले मुद्दे को डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि 5 साल से मैंने ब्लड लाइन बनाई है। मतलब आज तो सारी चीजों का जो क्रेडिट है पॉल हेमन बड़े ही प्यार से ले गए। वो कहते हैं कि उन्होंने बिग डॉग को ढूंढा आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में, और वहां से उसको मैंने ट्राइबल चीफ बना दिया। और अगर आप इस पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी का ओरिजिन देखोगे तो स्टोरी तो ये थी कि जो ब्रॉक लेसनर है वो गायब हो गया था, और फिर रोमन रेंस पॉल हेमन को लेके आया था। लेकिन आज पॉल हेमन की जो बात है बिल्कुल अलग ही थी। और फिर रेसलमेनिया 40 तक की बात वो मतलब आज इन्होंने रोमन रेंस वाले मुद्दे को अच्छे से ही डिस्कस कर लिया। वो रेसलमेनिया 40 में जो रोमन रेंस कोडी रोड से हारे थे, उन्होंने बोल दिया भाई मेरा इसमें कुछ नहीं था, ये रोमन रेंस टाइटल हारा, और टाइटल हारने के बाद ये बंदा गायब भी हो गया, मुझे अकेला छोड़ के चला गया। हाँ, इस वाली बात से मैं पॉल हेमन की एग्री कर सकता हूँ कि रोमन रेंस छोड़ के चले गए थे। और जब वो बंदा वापस भी आया तो पॉल हेमन का कहना यह है कि वो मेरे लिए नहीं था, वो तो अपना स्टेटस दोबारा से पाने के लिए था, वो तो ट्राइबल चीफ दोबारा से बनने के लिए था, वो दोबारा से उला फाला लेने के लिए था। मेरे से तो कोई प्यार मोहब्बत रोमन रेंस को थी नहीं, ऐसा पॉल हेमन कहते हैं। और इस टाइम पे जब ये सारी वो बातें बोल रहे थे ना, तो बाद में जाके वो लोगों पे भी ये चीज डालना चाह रहे थे, भाई तुम मुझे हमेशा उल्टा सीधा ही बोलते रहते हो। मतलब यहां से जो टोन है पॉल हेमन की वो चेंज हो गई थी। ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि लोग मेरे को ब्लेम करते हैं चीजों के लिए, लेकिन सही मायनों में तो मैं यहाँ पे विक्टिम हूं। और उसके बाद वो ऐसे गुस्से में भी थोड़ा सा आ जाते हैं, स्क्रू यू, उन्होंने क्राउड को भी बोल दिया, जो उसको भी बोल दिया। बहुत ही ज्यादा पैशन से ये प्रोमो डिलीवर किया था। और आज ना मुझे पॉल हेमन को देख के वो पुराने वाले पॉल हेमन की याद आ गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब रोमन रेंस के साथ वो थे ना वाइजमैन, तो वो थोड़ा कम कम ही बोलते थे, लेकिन आज जिस तरीके से पॉल हेमन ने अपने कैरेक्टर को दिखाया है, वही वाला ब्लैबर करने वाला, यैपिंग करने वाला जो पॉल हेमन है वो फिर से वापस आ गया था। जब इतना ज्यादा जोश में और गुस्से में आ गया ना पॉल हेमन, तो जो उससे कहते हैं अरे भैया थोड़ा थम जा, थोड़ी थोड़ी ठंड रख ले, तो ये बता तो मेरे से यहाँ पे क्या लेने के लिए आया है, क्या करने के लिए आया है, क्या मुद्दा है तेरा। पॉल हेमन सिंपल बोलते हैं, भाई मैं यहाँ पे बात करने नहीं आया था सीएम पंक और रोमन रेंस के बारे में, बात तो मुझे तेरे से ही करनी है। और वो कहते हैं कि जो हमें सारी चीजें बिल्ड कर रहे हैं ना, हमको चाहिए कंट्रोल, हमको चाहिए पावर, और इस समय जो उसो तेरे पास एक चीज है, और
और वो बता रहे होते कि कैसे अभी सेथ रॉलिंस को बिलोंग करनी चाहिए, और वो सीधा सीधा ही बात कर रहे हैं कि जे उसो चल आजा, अपनी ये जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है इसको सेथ रॉलिंस के सामने डिफेंड कर ले। अब ये पॉल हेमन ने पूरा एक तरीके से जाल बिछाया था, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा आज जे उसो का जो लास्ट में प्रोमो वाली चीज थी, जो कि अब हम जिसको डिस्कस करने वाले भाई, ये बहुत बढ़िया था। ऐसे बोला पॉल हेमन ने कि तू अपना जो प्लेस है एनी टाइम एनीवेयर वट एवर द प्लेस, सब कुछ तू पिक कर। और जे उसो उसके बाद वो जो अपने रैप स्टाइल में इसको बोलते हैं कि क्या इस बंदे ने बोला एनी टाइम एनीवेयर एनी प्लेस, ऐसे करके जब उन्होंने बोला ना, तो वो जब जब जैसे जैसे पास आ रहे थे वो बिल्कुल पॉल हेमन के, तो वो देखने में बड़ा सही लग रहा था कि पॉल हेमन भी ऐसा खुश भी हो रहा है, थोड़ा सा डर भी रहा है कि भैया मार ना दे। और जे उसो तो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लग रहे थे वहां पे जब वो प्रोमो डिलीवर कर रहे थे। तो मतलब कि आज ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होगा जे उसो वर्सेस सेथ रॉलिंस का। मुझे जब मैंने देखा मुझे ऐसा लगा अच्छा ये मैच तो शायद अभी आगे जाके इसको बनाएंगे, कुक करेंगे, लेकिन आज ही शो के मेन इवेंट में ये वाला मैच होने वाला है। पॉल हेमन भी मतलब पॉल हेमन को ऐसा लग रहा था एक्सप्रेशन देखे कि जैसे कि वो बच भी गया, कि जे उसो ने उसे पेला भी नहीं, और जो वो करने के लिए आया था वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच वो उनको मिल चुका है। और देखो स्टोरी भी कितनी बढ़िया जा रही है कि ये जो सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन है, ये मिलके पूरा अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं, और उसके लिए तुमको वर्ल्ड चैंपियनशिप तो चाहिए ही चाहिए। तो उस डायरेक्शन में जा रहे थे आगे। फिर बैक से एक सेगमेंट भी आता है जहां पे तीनों सुपरस्टार्स होते हैं, और पॉल हेमन बड़ी खुशियों से बता रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को कि देख भैया कैसे ही फेल फॉर इट, मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में उसको फंसा लिया। और फिर जब सेथ रॉलिंस चले जाते हैं तो पूरा ब्रॉन ब्रेकर का जो ज्ञान देने वाला सेशन था, वो कहते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि देख कैसे रोमन रेंस और सीएम पंक को इसने हरा दिया सेथ रॉलिंस को, जबकि वो प्रिपेयर्ड थे। जे उसो तो प्रिपेयर्ड भी नहीं है, तो क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। ब्रॉन ब्रेकर भी काफी खुश हुआ था, अच्छा भाई आज तो हमारा जो स्टेबल है, हमारा जो फैक्शन है उसके अंदर चैंपियनशिप आने वाली है। बट क्या वो चैंपियनशिप आई, उसके बारे में बात करें बस थोड़ी सी देर में। बट इसके बाद शो पर एक मैच था पेंटा वर्सेस जेडी मैकडोना का, और ये मैच अभी पेंटा देखो मैचेस हारने नहीं वाले, डिस्ट्रैक्शन उनके लिए होती है, तो फिन बैलर और जो कार्लिटो इनको रिंग साइड से भगा दिया, चैट गेबल तक आ गया, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एंड में मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर के साथ पेंटा ये वाला मैच जीत गया, एंड ऑब्वियसली उनको जीतना भी था। अभी आई थिंक थोड़ा पेंटा जब आए थे तो उनकी हाइप थोड़ी तगड़ी लग रही थी, अभी थोड़ा उतनी बात नहीं हो रही, बट लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यू यहां से आगे उनके लिए क्या करती है। इसके बाद शो पर ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस शेमस का मैच था, और ये मैच सेटअप भी ऐसे हुआ कि आप बोल लो ग्रेसन वॉलर ने ऑस्टिन थ्योरी को फंसा दिया। सबसे पहले तो भैया आज शेमस आए हैं टेलीविजन पे, उसके लिए हाथ जोड़े ट्रिपल एच को। ऑस्टिन थ्योरी के बारे में भी कुछ तो इन्होंने सोचा, ये ग्रेसन इनको फीचर तो किया कम से कम भाई, आज से 2 या 3 साल पहले सोचो जब वो ट्रांजिशन हमने देखा था, जब ऑस्टिन थ्योरी को कितना ज्यादा वो फीचर कर रहे थे बॉबी लैशली के साथ, जब उनकी यूएस चैंपियनशिप के लिए फ्यूड थी भाई, वो क्या तगड़ा ट्रांजिशन मारा था ना, कि वो हारे तो थे लेकिन फिर एकदम से ऑस्टिन थ्योरी ना डरने वाला बंदा भी बन गया था। बट पता नहीं वो दिन तो अब कहां चले गए, और आज भी ब्रोकेक के साथ ही ये जो मैच है वो शेमस जीत गए हैं। बट चलो हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं ऑस्टिन थ्योरी की, एटलीस्ट अब ये ऐसा तो दिखा रहे हैं कि ग्रेसन वॉलर ने फंसा दिया ऑस्टिन थ्योरी को। तो अब भाई यहां से ब्रेकअप वगैरह करो यार, क्या कर रहे हो तुम, अब सिंगल्स इंडिविजुअल रन में भी लेके जाओ ऑस्टिन थ्योरी को। ये तो ऐसा है कि पका पकाया बंदा तुम्हारे सामने है, तुम उसका ज्यादा कुछ यूज नहीं करे। बट अब मैं थोड़ा सा होपफुल हूं, बट ज्यादा भी जो अरमान है उसको ऊपर लेके जाऊंगा नहीं अभी अपने। इसके बाद हमको शो पर दिखती है बेकी लिंच, और यहाँ पे बेकी लिंच भी वो पॉल हेमन वाला गेम ही खेल रही होती है कि अरे तुम लोग मुझे बैड गाय समझते हो, मेरे साथ तो गलत हुआ है। फिर वो कहते हैं बेली को मैंने टेक आउट कर दिया क्योंकि वो तो वैसे ही कचरा थी, तो भाई तुमको तो मेरे लिए वैसा खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद कर दी है इन चीजों में। लायरा वाल्किरिया के बारे में बोल रही होती है कि वो बंदी का तो पूरा करियर ही मेरी वजह से बना है, मैं उसकी इंस्पिरेशन थी। उसके बाद लायरा वाल्किरिया आती है, और ये सही में अच्छा अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ये विमेंस डिवीजन में कर रहे हैं, उस मिड कार्ड टाइटल के साथ कुछ हो रहा है। लायरा वाल्किरिया ने भी काफी अच्छा काउंटर दिया, वो बोलती है कि देख तेरी मैं जो है अपनी वजह से सक्सेसफुल हुई हूँ, तू हॉलीडे पर गई थी उतनी देर में, देख मैंने क्या कर दिया, तुझे बहुत कुछ फर्स्ट टाइम खुद से जोड़ने की आदत है ना, तो देख मैं भी हूँ फर्स्ट टाइम विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इसके बाद इनके बीच में ब्रॉल सी हो जाती है, और एंड में जाके अपना ही फिनिशर लगाया लायरा वाल्किरिया ने, और बेकी लिंच डाउन हो जाती है। मैच होने वाला इनका बैकलैश में, तो चलो यहाँ पे तो कुछ अच्छा एटलीस्ट काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते इसको कि आप सोचोगे कि यार अच्छा विमेंस डिवीजन है तो इसकी तो अभी पिछले कुछ टाइम से रिसेंट हिस्ट्री में कुछ अच्छा हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं, और वो स्टोरी टेलिंग में इन्वेस्टमेंट फैंस की भी दिख रही है, जिस तरीके से वो वहां पे बैठ के भी रिएक्ट करते हैं। इसके बाद हमको शो पर रॉक्सैन वर्सेस इयो स्काई का मैच भी दिखता है, ये भी काफी फास्ट पेस पर ही था। एक वो रोल अप वाले सीक्वेंस करते करते ही भाई इस मैच में जो इयो स्काई है वो मैच जीत चुकी है। रॉक्सैन ने बाद में ऐसे हाथ बात तो मिला है कि जैसे कि वो रिस्पेक्ट शो कर रही है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो जूलिया के जो पीछे
से अटैक है उसको सपोर्ट करना चाहती थी। बाद में उन्होंने मार दिया और बस अभी ये थोड़ा सा अपने आप को आई थिंक मेन रोस्टर में स्टैब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। और आई थिंक अब क्लियर पता लग भी रहा है कि जो जूलिया और रॉक्सैन ये सब हैं, इनका मेन रोस्टर का मूव भी हो चुका है। नेक्स्ट होता है शो पर मैच ओटिस वर्सेस रूसेव के बीच में। अगेन ये एक भारी भरकम किस्म का मैच है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे कि ओटिस को इतना चांस मिलेगा, लेकिन उनको अच्छा खासा चांस मिला। रूसेव को उन्होंने मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रूसेव उनको रेल के ही चले गए। ओटिस ने काफी अच्छे काउंटर भी किए, जैसे उन्होंने वो टेबल के ऊपर जो उनको पटका था, बट एंड में अपना जो वो हाई किक जो मारते हैं और उसके बाद फिर एक्कोलेट लगाते अपना सबमिशन टैप आउट कर दिया उसके ऊपर। भाई साहब जरा छाती चौड़ी देखो कितनी हो रही है अकीरा टोजावा की। वो बंदा निकल के आता है रूसेव के सामने कि चल अब मैं तुझे मारूंगा। रूसेव ने भाव ही नहीं दिया, भाई चल तेरे से क्या लड़ूंगा मैं। और उसके बाद वो जाते हैं, लेकिन फिर आते हैं अकीरा टोजावा को भी उन्होंने ठोका और फिर से ओटिस के ऊपर अपना वो जो एक्कोलेट सबमिशन मूव है वो उन्होंने लगाया। तो रूसेव को अभी डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही है कि भैया ये पागल सा थोड़ा हील है, इससे बच के ही रहना चाहिए। और सच में बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू जिस तरीके से रूसेव को बिल्ड कर रही है, अगर वो सही तरीके से आगे जाता है तो दोबारा से अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे। पहले वाले रूसेव से कंपैरिजन तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि टाइम में भी काफी डिफरेंस हो जाता है, बट आई थिंक कुछ यूनिक वे में डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा सकती है रूसेव के साथ। इसके बाद शो पर बातचीत होती है किनके बीच में, गुंथर और पैट मैकेफी के बीच में। इनकी स्टोरी आपको पता है कितनी मस्त चल रही है। एक वो चीज देखना आपकी, एडम पियर्स ने सबसे पहले पैट मैकेफी को बुलाया कि भैया चल आजा बातचीत करते हैं, और फिर गुंथर को बुलाया। तो वहीं से कोई अगर डब्ल्यूडब्ल्यू जिसको ज्यादा पता नहीं वो ऐसे देखेगा, अबे ये दो बंदे लड़ रहे हैं, उधर से एक बंदा अपनी पूरी एंट्रेंस करते हुए आ रहा है और ये ऐसे लुच्चू पुच्चू की तरह ऐसे उठ के आ गया। मतलब पैट मैकेफी उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कितना ज्यादा ऑरा और एंट्रेंस और वो जो वाइब है वो बनानी होती है कि लगे कि हाँ भैया ये दोनों बंदा भी लड़ने वाले हैं। क्योंकि बड़ा ऐसा सा लगा कि अच्छा बड़ा कैजुअल बंदा आ गया पैट मैकेफी, और उधर से सच में कोई डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर सुपरस्टार गुंथर आ रहा है। बातचीत होनी थी इनके बीच में, एडम पियर्स ने बोल दिया था भैया सब कुछ बहुत प्रोफेशनल ही रखना। गुंथर ने एक बात की तो अश्योरेंस दे दी थी कि भैया मार पिटाई मैं कुछ नहीं करने वाला। माइकल कोल के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे होते। पैट मैकेफी कहते हैं कि ये वॉकिंग टॉकिंग गोट है, ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला। फिर उसके बाद ना ये अपनी पुत्री के जन्मदिन के ऊपर लेके आ जाते हैं। गुंथर कहते हैं कि अच्छा तेरी जो बेटी है उसका जन्मदिन था ना, तो तेरे लिए वो बहुत खास दिन था ना, बैकलैश में मेरे लिए भी बहुत ये खास दिन होने वाला है, क्योंकि अब जो तूने बातें बोली है ना इसने मूड बना दिया है मेरा तुझे पेलने का। क्योंकि पैट मैकेफी यही सब बोल रहे होते कि कैसे हमारी जो जर्नी है, हमारे जो स्ट्रगल है वो थोड़े थोड़े सिमिलर से उन्होंने रख दिए, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो कहीं और से, तो ऐसा करके मतलब वो बस स्टोरी का इतनी में प्रोमो में मुझे सही में पैट मैकेफी का उतना सेंस नहीं लगा। बट इससे हम ओवरऑल ये आउटकम निकाल सकते हैं कि गुंथर ने सच में डरा दिया है पैट मैकेफी को। बाद में अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा था पैट मैकेफी को पहले कि यार इस बंदे को तो मैं कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने सॉफ्ट भी बोल दिया था उनको। बट फिर जिस तरीके से गुंथर ने वो जो अपना जो कहते हैं ना वो स्किन में घुस जाता गुंथर हर एक अपने प्रोग्राम फ्यूड में सामने वाले सुपरस्टार के अंदर, रेसलर के अंदर, वो काम आज भी उन्होंने कर दिया। तो अब तो बस मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि कितनी बुरी तरीके से गुंथर पैट मैकेफी को मारने वाले हैं। एंड अंडर एस्टिमेट पैट मैकेफी को करने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से भी कर रहे हो तो फिर शायद आपको एक बार जाके जो है उनके पिछले वाले जो मैचेस हैं वो देख लेने चाहिए। अब आता है शो का मेन इवेंट जो कि था सेथ रॉलिंस वर्सेस जे उसो के बीच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इस मैच के बारे में मैं तारीफों में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करूं इस पॉइंट में मुझे वो समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले ये तीनों बंदे अपने जो है एंट्रेंस करते हैं, जे उसो की भी एंट्री होती है, वो सारे जो मूव्स हैं आपको दिखेंगे आउटसाइड डाइव लगती है, बकल बॉम्ब लगता है, सुपर किक लगती है। अब यहाँ से एक एक जो यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यू में फॉल्स फिनिशेस इतने नहीं होते, लेकिन जितने इस मैच के अंदर उन्होंने ठूस दिए, और अच्छा भी लगता है तब कि जब कोई सच में चीज इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहले वो स्पीयर के लिए जाते हैं, और अगर किसी मैच में सेथ रॉलिंस है वहां पे स्पीयर का प्रयोग होना है तो वो स्पीयर पेडिग्री में कैसे ना बदले, वो हो नहीं सकता। वो उन्होंने हिट किया, उसके ऊपर किक आउट हो जाता है। फिर उसके बाद वो स्टॉम्प के लिए जाते हैं, तो फिर जे उसो ने स्पीयर मार दिया, सेथ रॉलिंस ने उसके ऊपर भी किक आउट कर दिया। फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर की डिस्ट्रैक्शन की वजह से फैल्कन एरो हिट करने के बाद जब सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प हिट किया, बहुत सारे लोगों की नजरों में वहां पर टाइटल चेंज हो चुका था, सेथ रॉलिंस चैंपियन बन चुके थे, लेकिन जे उसो ने उसके ऊपर भी किक आउट कर दिया। तो पूरा मैच के एंड में माहौल ऐसा ही था, क्योंकि सच में ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे जो शॉकर है वो पुल हो जाए और सेथ रॉलिंस के पास में वर्ल्ड चैंपियनशिप आ जाए। इसके बाद आ जाते हैं भैया इस मैच में सैमी ज़ेन, उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को ठिकाने लगा दिया। अब लगा भाई सिंपल सा मामला है, जे उसो ने सुपर किक करी है, स्पीयर करा है, उसके बाद उसने स्प्लैश मारा है, एंड सेथ रॉलिंस स्टिल किक्स आउट। मतलब वो तो ऐसा था कि अबे अब भी किक आउट हो गया, अब इससे ज्यादा और ये क्या करने वाले हैं। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर जिस काम के लिए वो आए हैं सेथ रॉलिंस के साथ, पॉल हेमन के साथ, वो उन्होंने काम बहुत बढ़िया तरीके से किया। सबसे पहले उन्होंने सैमी ज़ेन को स्पीयर लगाया, उसके बाद जब रेफरी नहीं देख रहा होता तो जे उसो को भी स्पीयर लगाया। अब
उसके बाद उन्होंने रिंग के अंदर फेंक दिया जे ऊसो को। तो भैया उस पॉइंट पे तो ऐसा था कि अब बस जाके ऊपर गिर जाना है सेथ रॉलिंस को जे ऊसो के ऊपर और उनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप आ जाएगी, वो क्राउन हो जाएंगे नए चैंपियन। बट उसी पॉइंट पे थीम सॉन्ग हिट होता है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का। और इस बंदे को जो अपने बदले लेने हैं, जो इसको सेथ रॉलिंस के लिए गुस्सा है, उसने आज वो बहुत बुरी तरीके से फोड़ा। स्टील चेयर लेके वो आते हैं, सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर के मुंह पे उन्होंने मारी, उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को रैंप पर धोया, रिंग में जाते हैं, सेथ रॉलिंस को स्टील चेयर से अटैक किया, वैसे ही वो ब्रॉन ब्रेकर को भी अटैक करते हैं। ऐसे गुस्से में आया था ना भाई सीएम पंक की, ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस जो कि बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, स्पेशली ब्रॉन ब्रेकर, उनको भी निकलना ही पड़ गया वहां से। भाई छोड़ो यार, या तो आज कोई पागल सा पगलाया हुआ साइको सा बंदा है, इससे भी पंगे लेने की कोई जरूरत नहीं है। रैंप पे अगर आप पॉल हेमन को देखोगे तो वो अलग अपने अग्रेशन में दिख रहा है कि सीएम पंक तू आ गया, मतलब उनके तो अगर देखोगे तो मेन पंगा तो ये पॉल हेमन और सीएम पंक का ही है, का भी है भी बोल सकते हो, कि पंगे तो सबके आपस में चल रहे हैं। तो वहां पे वो उनको ऐसे इशारा करके बोलते हैं। बाकी रिंग में अगर आप जेउसो की हालत देखोगे तो आपको देख के पता चलेगा भाई कितना खतरनाक लेवल का इसने मैच डिलीवर किया, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैसे मेन इवेंट को ऐसे सेटअप किया कि आगे की डायरेक्शन के लिए बहुत बढ़िया तरीके से जाने वाला है। ऑब्वियसली रोमन रेंज प्रीमियम आदमी है, आज सेंस तो बन रहा था उनके आने का, लेकिन वो मंडे नाइट रॉ पर नहीं थे। आज के शो को मैं स्टार रेटिंग दूंगा 4.25। आई थिंक थोड़ा सा हार्श हूं, लेकिन अभी एक्सपेक्ट कर रहे कि रिसेंटली जैसे शो हुआ है, एक्सपेक्टेड है अब आगे कि एटलीस्ट मंडे नाइट रॉ तो बढ़िया डिलीवर करने वाला है। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।